हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं हेमंत पुरोहित, केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड के वर्गीकरण का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कोलाइड प्रारंभ किया था, जिसमें कोलाइड का शाब्दिक अर्थ देखा, कोलाइड की परिभाषा देखी और कोलाइड का वर्गीकरण प्रारंभ किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो कोलाइड होता है उसका जो वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग आधारों पर किया जाता है। आज करेंगे परीक्षित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कोलाइड का वर्गीकरण भाग 2। तो देखिए क्या है आपके सामने, परीक्षित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था पर कोलाइड का वर्गीकरण है। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जो टेबल बनाएंगे उसमें आप जानते हो भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है। भौतिक अवस्थाएं अपन मुख्य 3 लेते हैं, 3 आधारभूत भौतिक अवस्थाएं होती हैं, उनके आधार पर हम कोलाइड का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या लेना पड़ेगा आपको, तो एक तो परीक्षित प्रावस्था लेनी पड़ेगी और एक क्या लेना पड़ेगा, परिक्षेपण माध्यम। और इसी परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हम बनाएंगे कोलाइड। क्या बनाएंगे, कोलाइड। तो देखो ये क्या क्या आ रहा है, अपन देखते हैं अभी। तो देखो क्या क्या चीज लेनी है आपको। पहले लेना है क्रम संख्या या सीरियल नंबर ले लेंगे अपन। दूसरा परीक्षित प्रावस्था, तो यहां क्या लिखेंगे, परीक्षित प्रावस्था। और यहां क्या जाएगा आपके, परिक्षेपण माध्यम। यानी जो विलायक होता है। और आगे क्या होगा, कोलाइड का प्रकार। इससे क्या बढ़ाएंगे अपन, कोलाइड का टाइप्स या कोलाइड का प्रकार। कोलाइड का प्रकार या इसे कहते हैं कोलाइड तंत्र का प्रकार, दोनों बोलते हैं इसको। और लास्ट में आ जाएंगे आपके उदाहरण। लास्ट का जाएगा यहां पर उदाहरण या एग्जाम्पल। अब देखो इसे शुरू करते हैं अपन। तो पहला क्या है, तो भौतिक अवस्था 3 बताइए कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। अब पहले वापस अपन ये कुछ शब्दों को वापस देखते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो है ये क्या होती है, ये कोलाइडी विलयन में विलय के रूप में पाए जाने वाला घटक होता है। यानी जो कम मात्रा में पाए जाने वाला घटक है वो क्या कहलाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षेपण माध्यम, माध्यम है, माध्यम मतलब विलायक है। यानी कोलाइडी विलयन में विलायक के रूप में पाए जाने वाला घटक क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम। अब देखो ये वर्ड हमने पहले पढ़ लिए थे कोलाइडी विलयन में, उन्हीं की भौतिक अवस्था के आधार पर अपन कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो देखिए सबसे पहला लेते हैं अपन पहला प्रकार आपके, अगर मान लो परिक्षेपण माध्यम में क्या लूं, ठोस लूं, क्या लूं, सॉलिड या ठोस। और ये भी क्या लूं मैं, ठोस लूं। तो जब देखो ठोस को ठोस में मिलाओगे तो कैसा सोल बनेगा, तो आपके बनेगा ठोस सोल। क्या बनेगा, ठोस सोल। ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण है आपके रूबी कांच। क्या है, रूबी कांच। और जैसे रत्न आभूषण है, रत्न है, रत्न आभूषण जो बनते हैं ये इसके उदाहरण है। रत्न आभूषण, काला हीरा,
ये इसका उदाहरण है। तो देखो रूबी कांच क्या होता है, आपने देखे होंगे जो नगीने होते हैं, जैसे अंगूठी के अंदर होता है, कोई लॉकेट के अंदर होता है, हरे रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का जो नगीने होते हैं। नगीना क्या है तो कांच, पर उसमें क्या डाला गया है, ठोस रंजक डाला गया है। तो ये क्या हो गया, ठोस ठोस। अब रत्न आभूषण देखो, जो ऑर्नामेंट जो होते हैं, ऑर्नामेंट होता है, जैसे ऑर्नामेंट मान लो सोने से बना हुआ है, तो वो क्या प्योर सोना है, नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ अन्य धातु को मिलाया जाता है। जैसे सोने के अंदर चांदी को मिला दिया, तांबे को मिला दिया, ठीक है, तो ये धातुओं को मिलाकर के क्या बनाए जाते हैं, आपके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। जबकि जो अगर प्योर सोना लेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, जल्दी टूट जाएगा। इसलिए रत्न आभूषण बनाते समय क्या करते हैं, ठोस ठोस को मिलाते हैं। जैसे सोने के अंदर चांदी मिला दी। इसी प्रकार एलोय, मिश्र धातु, मिश्र धातु, जैसे मान लो मैं अगर यहां लिखूं पीतल, क्या लिखूं, मिश्र धातु के अंदर पीतल, तो पीतल जो है, पीतल क्या है, मिश्र धातु या एलोय है। तो पीतल को अपन कैसे याद रखते हैं, पिताजी। पीतल किसे मिलकर बनता है, तांबा प्लस जस्ता। तो ये जो मिश्र धातु जो होते हैं वो भी किस में आते हैं, आपके ठोस सोल के अंदर आएंगे। तो ये क्या हो गया आपके रूबी कांच, रत्न आभूषण। और इसका एक उदाहरण और लिख देते हैं अपन, जैसे हीरा, कैसा, ब्लैक डायमंड या काला हीरा। हीरा तो ट्रांसपेरेंट होता है, परंतु अपन अगर क्या करें, इसके अंदर काला रंग डाल दे तो वो भी किसके अंदर आएगा, ठोस सोल के अंदर आएगा। और समझ में आ गया, रूबी कांच क्या है, रूबी कांच जो आपके नगीने जो होते हैं वही रूबी कांच के अंदर आते हैं। या फिर आप देखते हो जो बड़ी वाइन की बोतलें जो होती है ब्राउन कलर की होती है, तो वो सब वो कांच कैसा है, रूबी कांच के रूप में। नेक्स्ट देखो, यह हुआ पहले ठोस ठोस। अब अगला परीक्षेपण माध्यम में अपन क्या ले रहे हैं, वो भी अपन ठोस ले रहे हैं, यानी सॉलिड ले रहे हैं। अब ठोस में परीक्षित प्रावस्था क्या हो जाएगी, ये ले लेंगे अपन द्रव, क्या ले लें, द्रव। तो देखो ठोस अधिक है, उसमें द्रव कम मात्रा में, तो क्या बनेगा, इस कोलाइड को अपन कहेंगे जेल, क्या कहेंगे इसे, जेल। अब देखो इसका उदाहरण क्या होगा, तो बाजार के अंदर आप टॉफी खाते हो, जेली, तो इसका उदाहरण क्या हो गया आपके, जेली। या बूट पॉलिश, बूट पॉलिश जो है ये आपके लिक्विड भी आती है और कैसी आती है, ये आपके सॉलिड रूप में भी आती है। तो बिल्कुल ठोस तो नहीं है, उसमें कुछ मात्रा में क्या है, लिक्विड है, तो वो किसके अंदर आ गया, आपके जेल के अंदर आ गया। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रकार है, तो इसमें भी अपन परीक्षेपण माध्यम क्या ले रहे हैं, ठोस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ठोस। और इसमें परीक्षित प्रावस्था के रूप में क्या डाला जा रहा है, गैस। भाई तीन अवस्थाएं हैं, द्रव्य की तीन अवस्था है, भौतिक अवस्था कौन सी, ठोस द्रव गैस। अपने भी विलायक जो है या परीक्षेपण माध्यम एक समान रख लिया। अब गैस डालो, तो ठोस में जब अपन गैस डालेंगे तो वो कैसा जाएगा, अंदर से खोखला रह जाएगा, वो क्या बना देगा, आपके फोम बना देगा। तो क्या हो जाएगा इसका कोलाइड का प्रकार, फोम या स्पंज। अब इसका उदाहरण देखो, केक है आपने, जो केक होता है, केक के अंदर क्या होता है, केक जो है सॉलिड है और अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। या फिर ब्रेड है, क्या है, ब्रेड है। और बताओ इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे जावा पत्थर, क्या हो सकता है, जावा पत्थर। तो जावा पत्थर में क्या होता है, जो आपके नाते समय जो पत्थर काम लेते हैं उसके अंदर कुछ क्या होता है, होल या छिद्र होते हैं, जिससे अपन एड़ियां हैं या जो कोई पार्ट है शरीर का उसको रगड़ने में काम लेते हैं। तो ये होता है जावा पत्थर, क्या होता है, जावा पत्थर। तो ये किसके उदाहरण हो गया कि जो ब्रेड थी उसमें भी छिद्र है, होल है, उसके अंदर क्या आ गया, आपके गैस आ गई। या स्टाइरीन स्पंज, स्टाइरीन स्पंज, स्पंज तो सब जानते हैं। तो जो अब आपके गद्दे हैं या बेड के अंदर जो गद्दे होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्पंज के। तो स्पंज में क्या है, ठोस और अंदर क्या है, खोखला। तो देखो आपने क्या किया, सबसे पहले विलायक या परीक्षेपण माध्यम क्या लिया, ठोस, उसमें ठोस डाला तो क्या बना, आपके रूबी कांच बना। फिर आपने ठोस के अंदर क्या डाला, द्रव डाला तो जेल बन गया, यानी जेली हो गया। और ठोस के अंदर गैस डाला तो क्या बन गया, आपके क्या बन गया, जावा पत्थर या केक, ये इनका निर्माण हो गया। यानी हम कोई पार्टी में जा रहे हैं,
आभूषण आभूषण पहन के जा रहे हैं, रूबी कांच ये सब, भले आभूषण आपके ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है, कैसे ही पहन के गए, जेली खाई, बूट पॉलिश की और वहां जाकर के केक खाया और स्पंज के गद्दे पर जाकर के बैठ गए। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अपन क्या करेंगे, प्रक्षेपण माध्यम को बदलेंगे। यहां पर प्रक्षेपण माध्यम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूं, अगर प्रक्षेपण माध्यम जो है, यदि प्रक्षेपण माध्यम जो है आपका, इसको चेंज कर दूं, जैसे प्रक्षेपण माध्यम अब क्या लेंगे, ठोस के बाद में द्रव या लिक्विड ले, तो इसमें क्या डालेंगे, द्रव में आप डाल सकते हो ठोस, डाल सकते हो सॉलिड। तो द्रव में ठोस डालोगे तो ये बनेगा आपके सोल, क्या बनेगा, सोल। तो सोल शब्द का जो अर्थ है वो कोलाइड ही है, कि हमने सोल का निर्माण किया, हमने कोलाइड का निर्माण किया, दोनों का अर्थ क्या, एक ही है। तो देखो यहां ठोस सोल है, ये केवल सोल होता है, और केवल सोल जो शब्द काम आएगा वो केवल जब विलायक या प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, जब ही काम आएगा। अब देखो, तो आप क्या कर रहे हो, द्रव के अंदर क्या डाल रहे हो, ठोस, तो आपके सोल बन गया। इसका उदाहरण क्या होगा, तो हमने जो सोलों के वर्गीकरण पढ़ा था सबसे पहले, उसमें कई प्रकार के प्रक्षेपण माध्यम देखे थे। तो यहां कोई आपको कोलाइड याद आ रहा हो बता दो, तो अपन लैब में क्या बनाएंगे, स्टार्च का सोल बनाएंगे, आपने हाथ से बनाएंगे, गोंद का सोल बनाएंगे। तो वही लिख दो कि स्टार्च का जो पाउडर लेंगे, पानी के अंदर डाल के उबाल कर बनाएंगे। तो पानी कैसा है, द्रव, और स्टार्च का पाउडर कैसा है, ठोस। तो क्या बनेगा इससे, इसका उदाहरण क्या हो गया आपके, स्टार्च का सोल। किसका सोल, स्टार्च का सोल या गोंद का सोल, इसका उदाहरण हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वापस प्रक्षेपण माध्यम अपन क्या ले रहे हैं, द्रव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, द्रव। अब इस द्रव में अपन क्या मिला सकते हैं, इस द्रव में द्रव मिला दिया। क्या मिला दिया, द्रव में द्रव। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूरा टॉपिक है, जब परिक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो उसे हम एक विशिष्ट नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं पायस। क्या कहेंगे उसे, पायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जिसे अपन कहते हैं पायस या इमल्सन। क्या कहेंगे इसे, इमल्सन। अब देखो ध्यान से, पायस या इमल्सन, यानी इनमें परिक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या है, द्रव है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा आपके दूध। क्या होगा उदाहरण इसका, मिल्क। तो दूध में क्या होता है, दूध में वसा और जल होता है, फैट होता है, इसलिए दूध की अलग अलग क्वालिटी आती है। जैसे अमूल गोल्ड है तो उसमें फैट की मात्रा ज्यादा है। तो दूध में क्या है, वसा और जो जल है दोनों किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। या क्रीम, क्रीम तो जानते हो, अभी मैंगो का मौसम, तो मैंगो क्रीम खूब गई होगी, या फ्रूट क्रीम। तो मैंगो क्रीम जो क्रीम होती है, क्रीम भी क्या है, दोनों क्या होंगे, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे। अब देखो नेक्स्ट, अभी अपने प्रक्षेपण माध्यम क्या चल रहा है, द्रव ही चल रहा है। तो द्रव में अब और क्या मिला सकते हो, ठोस मिला दिया, द्रव मिला दिया, अगला क्या मिला सकते हो आप इसके अंदर, गैस। क्या मिला सकते हैं, गैस। तो द्रव में जब अपन गैस मिलाएंगे तो क्या होगा बताओ, लिक्विड में जब अपन गैस मिलाएंगे तो क्या बनेंगे, जाग बनेंगे। क्या बनेंगे, जाग। तो क्या बनेगा इससे, इससे आपकी बन जाएगा जाग। कैसे, जैसे आपके शीत पेय होते हैं, शीत पेय यानी कोका कोला, पेप्सी, उसमें क्या होता है, जो कोका कोला पेप्सी है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। कौन सी गैस होती है, CO2। इसीलिए अपन को क्या आता है, या जो कोका कोला पेप्सी जो होती है उसको हिलाने पर क्या होता है, झाग निकलते हैं। तो एक ध्यान रखना, CO2 गैस की नेचर होती है झाग के रूप में बाहर निकलती। जब आपने 11th क्लास में भी अगर कार्बोनेट का टेस्ट किया था तो अपन जैसे सॉल्ट के अंदर क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4, तो कौन सी गैस निकलती है, तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन CO2 गैस मुक्त होती है। तो बियर में भी कौन सी गैस होती है, CO2। तो CO2 का मतलब क्या है, CO2 गैस की नेचर होती है बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलना। तो द्रव में गैस, द्रव में गैस का उदाहरण क्या हो गया आपके, शीत पेय। क्या हो गया इसका उदाहरण, शीत पेय। या अपन कभी
कोई मेले के अंदर या कहीं घूमने जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, साबुन या सर्फ का जो पानी होता है उसके अंदर उसको लेते हैं, डिप करते हैं और वायु हवा फूंकते हैं उसके अंदर, तो क्या बनते हैं, उसे जाग बनते हैं। तो साबुन के जाग भी इसके अंदर आएंगे। साबुन का तो लिक्विड विलियन, वो क्या है, वो द्रव है, और आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर हवा फूंक रहे हो, तो क्या होगा, उससे क्या बनेंगे, जाग बनेंगे। तो अपन क्या कहेंगे इसको, साबुन की जाग। इसका उदाहरण क्या हो गया आपके, साबुन के जाग। अब देखो नेक्स्ट है, अब आपने क्या किया, देखो ठोस ले लिया, ठोसों में तीनों भौतिक अवस्था डाल दी, द्रव में भी क्या कर दिया, तीनों भौतिक अवस्था डाल दी। अगला आपके क्या है, मान लो अपन ले रहे हैं इसका अगला विलायक लिया गैस, क्या लिया हमने, गैस। तो गैस में क्या डाल सकते हैं, पहला डालो आप ठोस, गैस में क्या मिलाया आपने, ठोस मिलाया, तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना वायु या गैस के अंदर जो कोलाइड बनता उस अपन एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसोल, पढ़ा था अपन ने पिछले वर्गीकरण में। तो जब परिक्षेपण माध्यम वायु हो तो उस अपन क्या कहेंगे, एरोसोल। पर देखो एक चीज का थोड़ा ध्यान देना, यहां पर अपन परीक्षित प्रावस्था क्या ले रहे हैं, ठोस, तो इसे अपन क्या कहेंगे, ठोसों का एरोसोल। क्या कहेंगे, ठोसों का एरोसोल। तो क्या लिखेंगे, जो कोलाइड का प्रकार है वो क्या है, ठोसों का एरोसोल। ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या होगा, हवा है उसके अंदर ठोस पार्टिकल है, तो इसका उदाहरण क्या हो गया, धुआं। इसका उदाहरण क्या हो गया आपके, स्मोक या धुआं जो है, तो गाड़ियों से या कल कारखानों से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, आपके वायु तो है, उसमें सस्पेंडेड क्या है, कण है छोटे छोटे, इसलिए अपने आंखों के अंदर जलन होती है। तो वही है, ठोस है, गैस तो अधिक मात्रा में और कुछ मात्रा में कण है। आंधी तूफान जो आती है आपके, मान लो तूफान आया या आंधी आई, तो उसमें भी क्या होंगे, हवा के साथ कण पाए जाएंगे रेत के। ये हुआ आपके अगला प्रकार। नेक्स्ट प्रकार है वापस वही, परिक्षेपण माध्यम क्या लेंगे, गैस। क्या लेंगे, गैस, और परिचित प्रावस्था क्या लेंगे, द्रव। तो देखो गैस में जब द्रव डालेंगे तो ये भी क्या बनेगा, एरोसोल। क्या बनेगा, एरोसोल। पर क्या लिखेंगे यहां पर, यह लिखेंगे अपन द्रवों का या द्रव का एरोसोल। क्या लिखेंगे, द्रवों या द्रव का एरोसोल। अब इसका उदाहरण बताओ, क्या होगा कि गैस के अंदर द्रव है तो उसका उदाहरण क्या होगा, यानी वायु ज्यादा पानी कम, जैसे बादल या कोहरा, उसमें क्या होता है, बादल के अंदर हवा होती है और कुछ क्या होते हैं, बरसात जो पानी के रूप में आती है, तो जल भी होता है इसके अंदर। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपके, बादल, कोहरा। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, जैसे आपने गैस के लिए ठोस लिया, द्रव लिया, गैस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यदि अपन गैस को लेंगे तो समांगी मिश्रण बन जाएगा। जबकि अपने कोलाइडी विलयन जो है, कोलाइडी विलयन की परिभाषा दी थी कि यह एक क्या है, विषमांगी विलयन है। कैसा विलयन है, विषमांगी विलयन है। अतः इसमें दोनों घटकों को अपन क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अगर अपन दोनों गैसों को मिलाएं तो समांगी मिश्रण बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ गैस नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गैस और द्रव तक ही पहुंच पाए अपन, नमा गैस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि वो क्या बन जाता है, समांगी मिश्रण। तो देखो बच्चों, ये आपके पूरी सारणी हुई, आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और परीक्षा में आपके डायरेक्ट पूछ सकता है कि सर परीक्षा पूछ ले, एक कोलाइड का उदाहरण दीजिए या कोलाइड का प्रकार बताइए जिसमें परिक्षेपण माध्यम तो ठोस हो और परिस्थित अवस्था गैस हो, पूछा गया। तो क्या उदाहरण होगा उसका, इसका उदाहरण होगा आपके केक। क्या होगा, केक। और कोलाइड का प्रकार कौन सा होगा, फोम। क्या होगा, फोम। ठीक है। तो ये हुआ आपके दूसरे प्रकार का वर्गीकरण, कौन सा, परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब अपन नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो लेते हैं, यह है परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर। यानी तो परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी विलय और विलायक के मध्य
आकर्षण के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इस आधार पर कोलाइड जो है आपके दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो होगा द्रव स्नेही कोलाइड और एक होगा द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखो द्रव स्नेही में क्या होगा कि जिसमें जब परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल अधिक हो तो क्या कहलाएगा? वो द्रव स्नेही कोलाइड। और यदि आकर्षण नहीं हो या नगण्य हो तो क्या लगेगा? वो द्रव विरोधी कोलाइड। तो केवल किसके आधार पर है? आकर्षण के आधार पर। तो आकर्षण के आधार पर दो ही बात है, या तो आकर्षण होगा या आकर्षण नहीं होगा। और अगर आकर्षण है तो उस अपन क्या कहेंगे? द्रव स्नेही, और आकर्षण नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? द्रव विरोधी। तो इस आधार पर जो कोलाइड है कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। तो शुरू करते हैं इसको। पहला प्रकार है आपके कौन सा? द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसकी परिभाषा लिखो। क्या परिभाषा हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके, जब परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है तो बनने वाले कोलाइड को क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो लिखो जल्दी से, क्या लिखेंगे? जब परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है तो द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण होता है। द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण होता है। अब देखो ध्यान से, इसका उदाहरण क्या होगा? ये आपको लैब में बनाना है और लैब में जब प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर पूछेगा कि आपने कैसा सोल बनाया है, ये द्रव स्नेही है या द्रव विरोधी है, कि सब बच्चों के अलग अलग प्रकार का सोल आएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका उदाहरण है आपके स्टार्च का सोल और गोंद का सोल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके? इसका उदाहरण क्या हो गया? मैं वही बार बार लिख रहा हूं जो आपको परीक्षा में बनाना है, कोई कंफ्यूज नहीं हो। तो स्टार्च का सोल या गोंद का सोल, जिसे अपन पढ़ेंगे गम अरेबिक का सोल, गोंद का सोल। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि परिक्षेपण माध्यम यहां पर जल हो जाए तो उसे अपन कहेंगे जल स्नेही कोलाइड। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। क्या लिखोगे? यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इसे जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसे जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। कोलाइड कहते हैं। अब देखो ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है इसका एक और नाम है आपके द्रव रागी कोलाइड। तो इस अपन एक और क्या नाम लिखेंगे? इस लिखेंगे अपन द्रव रागी। जैसे द्रव स्नेही को चाहे द्रव रागी को एक ही बात है।
अब देखो, तो ये तो पहला हुआ आपकी कौन सा, द्रव स्नेही कोलाइड। अगला कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपकी कौन सा, द्रव विरोधी कोलाइड। तो दूसरा प्रकार कौन सा है, द्रव विरोधी कोलाइड। बोलो इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या होगी, जब परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल न हो या आकर्षण बल नगण्य हो तो द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण होता है। तो लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे, जब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल ना हो, आकर्षण बल न हो तो क्या बनेगा, द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण होता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में तो है और मैं क्या बता रहा हूं साथ साथ प्रैक्टिकल में भी है। अब ये आप चीज अपना आप लिख सकते हो कि यदि परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल हो, तो इसे अपन क्या कहेंगे, जल विरोधी कोलाइड। तो डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्ट में इसको, क्या होता है, या इसका पहले उदाहरण ले लेते हैं अपन एक। इसका उदाहरण क्या होता है, ये भी आपको लैब में बनाना है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल FeOH का होल थ्राइज का सोल या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल AlOH का होल थ्राइज का सोल। और ये पॉइंट आपको लिखना है, इसके अंदर परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल हो, तो क्या कहलाएगा, जल विरोधी कोलाइड। अब यहां आपने इसको क्या नाम दिया, इसे नाम दिया आपने द्रव रागी। तो इससे अपन क्या कहेंगे, इसका दूसरा नाम, इसका नाम क्या देगा, द्रव विरागी, द्रव विरागी। तो द्रव विरोधी बोलो चाहे द्रव विरागी बोलो, एक ही बात है। तो ये आपके परिभाषा हुई, ठीक है। ये परिभाषा बार बार पूछ ली जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। तो ये हुआ आपके द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। अब हम क्या करेंगे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर अंतर पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक क्या आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपके द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं इसको। तो इधर क्या आएगा, द्रव स्नेही कोलाइड, और इधर क्या जाएगा, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड। अब देखो ध्यान दो, क्या अंतर है इसमें। तो देखो पहला जो अंतर है यह है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है इनको हम आसानी से बना सकते हैं, यानी सरलता से इनका निर्माण किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर पहले से आकर्षण बल ज्यादा है। पढ़ा है ना परिभाषा कि परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य जब आकर्षण बल ज्यादा है तो इनको बनाने के लिए ज्यादा कोई मेथड यूज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
यानी आप क्या कह सकते हो कि इनका निर्माण केवल परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिलाने पर हो जाता है ना। आपने परीक्षित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम लिया और क्या बन जाएगा, द्रव स्नेही क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इनका निर्माण सरल या आसानी से किया जा सकता है। जबकि द्रव विरोधी क्लोराइड में क्या है, आकर्षण नहीं है, तो इन्हें विशिष्ट विधियों से बनाया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या जाएगा, इनका निर्माण सरल या आसानी से किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, इनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जबकि इन्हें विशिष्ट विधियों से बनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, इन्हें विशिष्ट विधियों, जो अपन कोलाइड के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि कोलाइड का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो वहां यही कोलाइड बनाएंगे अपन। तो इसको तो आसानी से बना सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन्हें विशिष्ट विधियों से बनाया जाता है, बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है। क्या लिख सकते हैं, निर्मित किया जा सकता है। अब देखो, ये जो होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, ये आपके कैसे होंगे, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। और कैसे होते हैं, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं और ये होते हैं आपके स्थायी प्रकृति। कैसे होते हैं, स्थायी प्रकृति। इनकी प्रकृति कैसे होती है, स्टेबल होते हैं। जबकि ये कैसे होंगे, इसका उल्टा, ये कैसे होंगे, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय होंगे। और तीसरा कैसा होगा, अस्थायी प्रकृति। अब देखो, ध्यान दो कैसे, तो द्रव स्नेही जो कोलाइड है, इसका उदाहरण क्या बताया था मैंने, गोंद का सोल बताया था अभी, गोंद का सोल। और इसका उदाहरण क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल। अब देखो, उत्क्रमणीय और स्थायी दोनों समझ आ जाएंगे। घर के अंदर अपने गोंद पड़ा है, बाजार से लाए, स्टूडेंट लाते हैं खूब, पड़ा पड़ा क्या हो गया, कुछ समय बाद में सूख गया, यानी गोंद जो था कैसा हो गया, सूख गया। तो आप क्या करोगे, उस जो बोतल या जो भी ट्यूब है गम की, उसके अंदर पानी डालकर उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे। यानी आपने परिक्षेपण माध्यम वापस हिलाया, डालकर वापस जैसे इसको हिलाया, क्या बन गया, गोंद वापस तैयार हो गया। यानी उत्क्रमणीय, आपने परिक्षेपण माध्यम मिलाया और हिलाया उसको, गोंद को, क्या बन गया, वापस द्रव स्नेही कोलाइड बन गया। यानी उत्क्रमणीय और स्टेबल भी है, वापस हाथों हाथ बन गया। तो उत्क्रमणीय और स्थायी प्रकृति समझ आई। यानी अगर मान लो उसका परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, वाष्पित हो गया, तो वापस मिलाने पर क्या हो गया, द्रव स्नेही कोलाइड जल्दी से बन गया। जबकि इसमें क्या होगा, अनुत्क्रमणीय, वापस पानी डालोगे तो विशिष्ट विधि वापस अपनानी पड़ेगी, इसमें तो कोई विधि नहीं अपनाई, तो इसलिए कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा, अभी आपने क्या देखा, इसके अंदर इसमें पानी डाला, यानी जल योजन क्या होता है, इसके अंदर अधिक होता है, जबकि इसके अंदर ये जल से योजन कम होता है। तो अगला उदाहरण या अगला अंतर क्या हो गया, इनमें जल योजन अधिक, क्या होता है, जल योजन अधिक। जल से स्नेह रखेंगे, लिखा था अपन ने, जल स्नेह भी कहते हैं इन्हें। अगर परिक्षेपण माध्यम क्या ले ले, परिक्षेपण माध्यम जल ले ले, तो द्रव स्नेह को क्या कहेंगे, जल स्नेह। तो जल योजन अधिक, और यहां क्या लिखेंगे, जल योजन कम। अब देखो, ये जो होता है, इनकी श्यानता अधिक होती है। क्या अधिक होती है,
श्यानता अधिक, और इनकी जो श्यानता होती है परिक्षेपण माध्यम के बराबर। क्या लिखेंगे? श्यानता परिक्षेपण माध्यम के बराबर, माध्यम के बराबर। अब देखो कैसे, सुनो ध्यान से। देखो गोंद का सोल है ये, तो गोंद के सोल में क्या होता है? गाढ़ा होता है गोंद। श्यानता क्या है? श्यानता या विस्कासिता क्या होती है? द्रवों के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को श्यानता कहते हैं। यानी गोंद गाढ़ा है तो गोंद में क्या होगी? श्यानता ज्यादा होगी। जैसे शहद है, शहद में भी श्यानता क्या है? ज्यादा। तो इनमें श्यानता क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि इनमें क्या होता है? इनकी श्यानता इसके परिक्षेपण माध्यम के बराबर होगी। जो आपने परिक्षेपण माध्यम या विलायक जो लिया उसी पर निर्भर करेगी। अब इसकी श्यानता ज्यादा है, यानी ये जेलेटिन के रूप में होगा, गोंद होगा जेल के रूप में, तो इसमें पृष्ठ तनाव कम होगा। क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम होगा। तो क्या लिखेंगे अगला? अगला गुण क्या हो गया? पृष्ठ तनाव कम। और इसमें क्या जाएगा? सब किस पर डिपेंड करेगा? परिक्षेपण माध्यम के बराबर के समान। तो क्या लिखेंगे? पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के बराबर, परिक्षेपण माध्यम के समान या बराबर। अब देखो ये हुए द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। उदाहरण बता दो इसका। लास्ट एग्जाम्पल क्या लिखें? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्या होता है? गोंद का सोल। क्या रखोगे? गोंद का सोल। और इधर क्या रख दें? एग्जाम्पल किसका सोल? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल का सोल। तो ये हुआ आपके द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। तो देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या क्या अंतर है? उसे द्रव स्नेही को आसानी से बना सकते हैं, द्रव विरोधी को आसानी से नहीं बना सकते। उसके लिए विशिष्ट विधि लेनी पड़ेगी। यह उत्क्रमणीय है, स्थायी है, जल योजन अधिक है, श्यानता अधिक है, पृष्ठ तनाव कम है, जबकि ये इसके विपरीत होंगे। अब देखो, अब हम देखते हैं अगले प्रकार का वर्गीकरण। तो अगला है आपके परीक्षित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। तो इस आधार पर जो कोलाइड है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो क्या लिखेंगे? इस आधार पर कोलाइड तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो इसमें पहला कौन सा है? सबसे पहला है इसके अंदर आपके बहुआण्विक। तो समझ लो 3 है। एक तो होगा बहुआण्विक कोलाइड, एक होगा आपके वृहद आणविक कोलाइड, और एक होगा आपके सहचारी कोलाइड। तो 3 प्रकार है। बहुआण्विक में क्या होता है कि इसमें छोटे आकार के कणों को आपस में मिलाकर कोलाइडी कणों के परास में लाया जाता है और कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। जबकि बहुआण्विक में, वृहद आणविक में क्या होगा? वृहद आणविक में क्या होगा? इसमें बड़े आकार के कणों को छोटे कोलाइडी कणों के आकार में बदला जाता है। यानी
आपके पहला कौन सा है, बहुआण्विक, जिसमें छोटे छोटे कण हैं, इनको मिला करके कोलाइड की परास में लाएंगे। और वृहद आणविक में बड़े कण जो है, अणु या कण जो है, उसको तोड़ करके कोलाइड की परास में लाते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, और क्या लिखेंगे, जब, तो छोटे छोटे कणों को मिलेंगे, जब छोटे कणों या छोटे आकार के कणों को आपस में मिलाकर कोलॉइडी कणों के परास में लाया जाता है, तो बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण होता है। तो बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या बनेगा, पुंज बनेगा, छोटे छोटे कण है, छोटे आकार के कणों को आपस में मिलाया, और कणों को क्या लिखा, जब छोटे आकार के कणों को आपस में मिलाकर कोलाइडी कणों की परास में लाए, यानी कोलाइडी कणों का परास कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, उस परास में लाएंगे तो बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण क्या है, सल्फर का सोल, क्या है इसका उदाहरण, सल्फर का सोल, गोल्ड का सोल, ये आएगा, इसमें पुंज बनते, क्या बनते हैं, पुंज। और जैसे सल्फर है, गोल्ड है, इनके जो पुंज या झुंड के अंदर क्या होते हैं, 1000 अणु तक हो सकते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, गोल्ड का सोल और सल्फर का सोल, सल्फर यानी गंधक, सल्फर का सोल। तो आज आपका होमवर्क है, गोल्ड का सिंबल या प्रतीक क्या है और उसे कहते क्या है। गोल्ड तो अपन ने बोला, गोल्ड एक व्यापारिक नाम है, साधारण नाम है, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में गोल्ड को क्या कहते हैं और उसका सिंबल क्या मेरे को बताना है, और ऐसे सल्फर का बताना है कि सल्फर का आपके प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके बहुआण्विक कोलाइड। अगला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा बताया मैंने, वृहद आणविक कोलाइड। तो दूसरा प्रकार आपके वृहद आणविक कोलाइड। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें छोटे आकार के कणों को आपस में मिलाया, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, बड़े आकार के कणों को तोड़कर, क्या लिखेंगे, जब बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों की परास में लाया जाता है तो वृहद आणविक कोलाइड का निर्माण होता है। तो इसमें जो कण आपस में जुड़ेंगे वो वान डेर वाल बंध से जुड़ेंगे, किससे जुड़ेंगे, वान डेर वाल बंध से। तो देखो क्या लिखेंगे, जब बड़े आकार के कणों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़कर कोलाइड या कोलाइडी कणों की परास
कि परास में लाया जाता है, कि परास में लाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो वृहद आणविक कोलाइड का निर्माण होता है। तो वृहद आणविक कोलॉइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या होगा? यानी इसमें अपने क्या किया, बड़े कणों को तोड़कर कोलाइड कणों के परास में लाए। अभी बता दिया परास कितना है, कोलाइड कणों का आकार कई बार पूछा जाता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बाद दिए। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे देखो, अगर प्राकृतिक लेवल, तो प्राकृतिक रूप से जो होंगे वो होंगे स्टार्च या सेलुलोज का सोल। किसका? अगर प्राकृतिक है तो कैसे होगा आपके? स्टार्च व या स्टार्च सेलुलोज। ये सेलुलोज क्या होता है? जो आपके पेड़ों की छाल पर पाया जाता है, यानी पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। तो स्टार्च क्या होता है? मंड किस में पाया जाता है? स्टार्च चावल के अंदर, ठीक है, मंड आलू के अंदर, ये सब पाए जाते हैं। तो स्टार्च, सेलुलोज, केसोल। और यदि मान लो क्या पूछ ले, यहां पूछ ले आपको कृत्रिम रूप से, तो इसके अंदर आएगा पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन या पीवीसी। तो अगर कृत्रिम रूप से पूछ चला तो क्या आएगा? पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी क्या होता है? आदि समझाओगे पीवीसी। तो पीवीसी क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जो आपके क्या आते हैं आजकल, बिजली के तार हो उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो पीवीसी है। सिनेटरी के जो पाइप लगे वो किसके हैं? पीवीसी के, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये हुए आपके 2 प्रकार के कोलाइड। किस आधार पर? परिचित प्रावस्था कणों के आधार पर। कण का आकार छोटा है तो उसे अपन कहेंगे बहुआण्विक, और अगर मान लो कणों का आकार बड़ा है तो उसे तोड़कर कोलाइड बनाए तो उसे अपन कहेंगे वृहद आणविक। तो ये 2 प्रकार हुए अभी। अब अपन लेंगे तीसरा प्रकार। कौन सा प्रकार लेंगे? तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार है उसे अपन कहेंगे सहचारी कोलाइड। तो लें तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार जो होगा आपका, इसे अपन कहेंगे सहचारी कोलाइड। इसके अलग अलग नाम में ध्यान रखना। इसे कहेंगे अपन सहचारी, तो सहचारी कोलाइड कहते हैं, या इसे कहते हैं संगुणित कोलाइड। क्या कहते हैं? संगुणित कोलाइड, या इसे कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं इसे? मिसेल। कंफ्यूज नहीं होता परीक्षा में कभी भी, सभी वर्ड बता देते हैं आपको, कोई आए भले परीक्षा में। तो संगुणित कोलाइड को, चाहे एसोसिएट कोलाइड को, चाहे सहचारी कोलाइड को, चाहे मिसेल को, सबका अर्थ क्या? एक। अब ये क्या होता है देखो, समझो ध्यान से। इसका मतलब है कि वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करे, जबकि उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह कार्य करें, सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। जैसे उसको, इसका उदाहरण अपन लेंगे साबुन से। किससे लेंगे? साबुन से। तो साबुन का जो एक आयन है, यानी कम सांद्रता पर है, तो वो आयन की तरह कार्य करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा। और साबुन के जो आयन किसी गंदगी से जब जुड़ जाते हैं तो एक मिसेल बना देते हैं, यानी सहचारी कोलाइड का निर्माण कर देते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? यहां से लिख रहे, क्या हो जाएगा? वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता
पर वैद्युत अपघट्य या प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं परंतु उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह कार्य करते हैं। कोलाइड की भांति या की तरह कोलाइड की तरह कार्य करते हैं, क्या कहलाएंगे? सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे इसका एग्जाम्पल आपके साबुन, जैसे साबुन, ठीक है, और अपमार्जक, ठीक है। जैसे साबुन है, साबुन का क्या होता है? सोडियम स्टीरेट आयन। जो साबुन है, साबुन को क्या कहते हैं अपन? सोडियम स्टीरेट। क्या कहते हैं? सोडियम स्टीरेट। यानी इसका फॉर्मूला होता है आपके C17H35COO Na। ये किसमें टूट जाएगा? ये जो टूटता है आपके दो भागों में टूटता है, तो स्टीरेट आयन में और एक Na+ आयन में। किसमें टूट जाएगा? C17H35COO- प्लस Na+। तो अभी ये जो स्टीरेट आयन बना है, ये जो होता है गंदगी के ऊपर जाकर चिपकेगा। अब एक आयन चिपकेगा तो उससे कोई नहीं होगा, ये आयन की तरह कार्य करेगा। और ये जब स्टीरेट आयन के जो कई अणु किसी गंदगी पर चिपक जाएंगे तो बन जाएगा मिसेल। यानी क्या देगा कि निम्न सांद्रता पर, यानी एक अणु, दो, तीन कम अणु जो है उससे तो क्या बनता? आयन बनेगा, यानी विद्युत अपघट्य के रूप में काम करेगा ये। और यदि इसके कई अणु किसी गंदगी पर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मिसेल बन जाएगा। तो ये अपन ने आज कोलाइड का वर्गीकरण कंप्लीट किया। ये जो 3 वर्गीकरण लास्ट में कौन से पढ़े अपन ने? कौन सा? परिचित प्रावस्था के कणों के आकार पर बहुआण्विक, वृहद आणविक और सहचारी या संगुणित कोलाइड। तो आज हमने इस क्लास में कोलाइड के वर्गीकरण को कंप्लीट किया। पहले परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य के भौतिक अवस्था के आधार पर उसको वर्गीकृत किया कि परीक्षित प्रावस्था ठोस द्रव गैस के रूप में ले ली, परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस के रूप में ले लिया। फिर परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर देखा हमने कि आकर्षण बल कैसा है, उसके आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के हैं। और लास्ट में क्या देखा हमने? सबसे लास्ट में देखा परिचित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार आपका कोलाइड का वर्गीकरण समाप्त होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।